हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केम कोर्स के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई, आपका मेंटर हाजिर हूँ आपके सामने एक बेहतरीन वीडियो लेक्चर के साथ में। इस वीडियो लेक्चर में हम कंप्लीट बात करने वाले हैं हमारी साइंस के चैप्टर नंबर फर्स्ट की। चैप्टर का हमारा नाम है मैटर्स इन अवर सराउंडिंग। यानी कि आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कंप्लीट बात करेंगे ये जो हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है हमारे साइंस का, इसके ऊपर हर एक टॉपिक को, हर एक एक्टिविटी को, हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही इजी वे में, बहुत ही सरल लैंग्वेज में, आपकी और हमारी रेगुलर लैंग्वेज में उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए लेक्चर को फटाफट शुरू करते हैं। लेक्चर को शुरू करने से पहले पूरी एनर्जी के साथ में, पूरे जोश के साथ में, पूरे डेडिकेशन के साथ में, पूरी ईमानदारी के साथ में लेक्चर को स्टार्ट करना है, लेक्चर के लिए तैयार होना है और लेक्चर को 100% ध्यान लगाकर 100% डेडिकेशन के साथ में देखना है। लेक्चर को शुरू करने से पहले अपनी एनसीईआरटी की बुक खोल लीजिए और साथ ही में एक कॉपी और पेन उठा लीजिए। जितनी भी चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट लगे, जितनी भी चीज़ें मैं आपको नोट करवाऊं, वो सारी चीज़ों को नोट करते जाइएगा मेरे साथ में। चीज़ें जितनी ज़्यादा आप नोट करोगे उतना आपको फ़ायदा होगा, उतना आपको समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो एक एक चीज़ों को हमें नोट करना है, अच्छे से समझना है। जहाँ पर लगता है एनसीईआरटी में जहाँ पर भी खाली स्पेस दिखती है वहाँ उन चीज़ों को नोट कर लीजिए या फिर एक अलग कॉपी लेकर उन्हें नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो लेक्चर को शुरू करेंगे। लेक्चर को बहुत ध्यान से समझेंगे। चैप्टर बहुत इजी है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए लेक्चर को शुरू करने से पहले अभी हम थोड़ा सा हमारे साइंस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अभी तक आपने जो क्लास 8th में साइंस पढ़ी थी वहाँ पर आपको साइंस में जो भी 18 या 17 चैप्टर थे आपके क्लास 8th में, वो चैप्टर सारे मिक्सअप चैप्टर थे, वहाँ कोई क्लासिफिकेशन नहीं था। लेकिन ये जो हम क्लास 9th की साइंस की बुक है हमारी, या जो क्लास 9th की हम साइंस की बात करने वाले हैं, इस साइंस को हम जनरली 3 कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं। यानी कि हम साइंस को 3 ब्रांच में यहाँ पर पढ़ेंगे। यूँ बोल सकते हैं हम कि जो हमारी साइंस है, इस साइंस में हम किन किन की बात करेंगे या हम कौन कौन सी ब्रांचेस के बारे में बात करेंगे। तो साइंस की हम 3 ब्रांच की यहाँ पर बात करेंगे। फर्स्ट ब्रांच यानी कि केमिस्ट्री, यानी कि जो हमारी साइंस है इसके जो हमारे फर्स्ट 4 चैप्टर्स रहेंगे, पहले जो 4 चैप्टर्स रहेंगे वो चैप्टर्स हमारे किसके रहेंगे? केमिस्ट्री के रहेंगे। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट होता है, जनरली हायर क्लास में जाकर ये आपको सेपरेट सब्जेक्ट हो जाएगा 11th में जाकर, है ना। तो हमारी जो साइंस है उसे 3 कैटेगरी या 3 सब्जेक्ट में हम क्लासीफाई कर सकते हैं, जिसमें जो हमारे स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स हैं उनमें हम केमिस्ट्री की बात करेंगे। यानी कि जो हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है ये किसका पार्ट है? केमिस्ट्री का पार्ट है। इसके बाद में हम बायो पढ़ेंगे, बायो के कुछ चैप्टर्स पढ़ेंगे और उसके बाद में हम फिजिक्स के कुछ चैप्टर्स की बात यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो हमारे साइंस को हमने कितनी कैटेगरी में क्लासीफाई कर दिया है? 3 कैटेगरी में क्लासीफाई कर दिया है, जिसमें कुछ चैप्टर केमिस्ट्री के होंगे, कुछ चैप्टर्स बायो के होंगे और कुछ चैप्टर आपके फिजिक्स के होंगे। आज के ये जो हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है, यानी कि चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, जो हमारे स्टार्टिंग के जो 4 चैप्टर हैं वो हमारे रहने वाले हैं केमिस्ट्री से। ठीक है, उसके बाद में हमारे बायो के चैप्टर्स आ जाएंगे, फिर हमारे लास्ट में फिजिक्स के चैप्टर होंगे। ठीक है, तो आज का चैप्टर हमारा केमिस्ट्री का होने वाला है। केमिस्ट्री में हम समझेंगे, यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है जिसके ऊपर हमारा पूरे चैप्टर में बात होगी, जिसका नाम है मैटर। यानी कि इस चैप्टर में हम समझेंगे मैटर क्या होता है। ठीक है, मैटर, ये जो आपका मैटर है ये किस चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है, कौन कौन से ऐसे पार्टिकल होते हैं जो मैटर को बनाते हैं। मैटर हमारे सराउंडिंग में जो जो चीज़ें प्रेजेंट होती है उसमें क्यों कोई चीज़ गैस होती है, क्यों कोई चीज़ लिक्विड हमें दिखती है, क्यों कोई चीज़ हमें सॉलिड दिखती है। तो ये सारी चीज़ों को हम आज के इस वीडियो लेक्चर में समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत आसान लैंग्वेज में समझेंगे, उस लैंग्वेज में समझेंगे जिस लैंग्वेज में आपको समझना सबसे आसान लगे। ठीक है, बिल्कुल ईमानदारी के साथ में एक एक चीज़ों को समझना है, नोट करना है। ठीक है, और जो जो चीज़ें मैं बोलता जाऊं उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऐसा मिथ बनाया जाता है कि केमिस्ट्री बहुत टफ होती है,
अच्छे से समझ में नहीं आती या केमिस्ट्री को याद रखना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप चीज़ों को बेसिक से पढ़ते हुए जाओगे, शुरुआत से पढ़ते हुए जाओगे, अच्छे से समझते हुए चलोगे, तो कोई चीज़ें आपके लिए टफ नहीं होगी। ठीक है, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल शांत दिमाग से चैप्टर को समझेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर, अगर आपने अभी तक आपकी पीरियोडिक टेबल के बारे में नहीं सुन रखा है कि पीरियोडिक टेबल क्या होती है, तो पहले आप पीरियोडिक टेबल के बारे में कुछ जान लीजिए कि पीरियोडिक टेबल क्या होती है। जिन लोगों ने पीरियोडिक टेबल के बारे में सुन रखा है, पीरियोडिक टेबल को देख रखी, या पीरियोडिक टेबल में जो प्रेजेंट एलिमेंट है उन एलिमेंट्स के अगर नाम याद रख कर रखे हैं या उनके सिंबल याद कर रखे हैं, तो उनके लिए बहुत ही फायदा होने वाला है। ये चीज़ें उनके लिए स्किप करनी है यहाँ से, है ना। ठीक है, आगे बढ़ जाइएगा आप थोड़ा सा। तो पीरियोडिक टेबल आपकी क्या होती है? तो पीरियोडिक टेबल जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, कितने एलिमेंट्स होते हैं? 118 एलिमेंट्स हमारे जो होते हैं, जिनमें फर्स्ट नंबर पर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरह से एलिमेंट्स क्या होते हैं? अरेंज होते हैं। तो ये जो 118 एलिमेंट हैं, इन एलिमेंट्स का जो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है, इन एलिमेंट्स का क्या सिस्टमेटिक जो अरेंजमेंट होता है, उसी सिस्टमेटिक अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? उसी सिस्टमेटिक अरेंजमेंट को हम बोलेंगे पीरियोडिक टेबल। किसके? 118 एलिमेंट्स के सिस्टमेटिक अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। अगर किसी ने पीरियोडिक टेबल नहीं देखी है, अगर किसी को पीरियोडिक टेबल के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो आप गूगल पर जाकर टाइप कीजिए पीरियोडिक टेबल। वहाँ पर आपको एक कलरफुल टेबल देखने को मिलेगी, जिसमें कुछ इस तरह से आपको सिंबल लिखे हुए दिखेंगे विथ नंबर, नंबर के साथ में सिंबल दिखेंगे, है ना। अगर आपने 8th को अच्छे से पढ़ा है तो आपको फिर तो पीरियोडिक टेबल आपके लिए नई नहीं होगी, ये सिंबल भी आपके लिए नए नहीं होंगे। ओके, तो सबसे पहला हमारा काम क्या है कि हमें 1 to 20 तक 1 to 20 तक एलिमेंट्स के नाम याद करने हैं, उनके सिंबल याद करने हैं और उनके नंबर याद करने हैं। कैसे याद करोगे उसको भी समझ लो। सपोज नंबर फर्स्ट पर कौन है? नंबर फर्स्ट पर आता है हाइड्रोजन। नंबर फर्स्ट पर कौन आता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का सिंबल क्या है? कैपिटल एच। सेकेंड नंबर पर कौन आता है? हीलियम। हीलियम का सिंबल क्या है? हीलियम का सिंबल है हीलियम, है ना, ये टी नहीं है, एल है। हीलियम सिंबल आपका होता है कैपिटल एच ई, है ना। थर्ड नंबर पर आता है लिथियम। लिथियम, लिथियम का सिंबल क्या होता है? लिथियम का सिंबल होता है एल आई। इस तरह से आपको पीरियोडिक टेबल में से 118 में से कितने एलिमेंट्स के नाम और सिंबल याद करने हैं? फर्स्ट से लगाकर 20 तक के एलिमेंट्स के नाम और सिंबल याद कर लेने हैं। उसके बाद ही इस चैप्टर को स्टार्ट करना है, अन्यथा चैप्टर को स्टार्ट अभी नहीं करना है। पीरियोडिक टेबल का मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर चैनल पर अपलोड कर रखा है। अगर वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो उसके पहले, इस लेक्चर के पहले उस लेक्चर को पहले आप देख लीजिए। उस लेक्चर की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो पहले वो लेक्चर देख लीजिए। 40 मिनट्स का लेक्चर है। उसके बाद में इस लेक्चर को स्टार्ट कीजिए। केमिस्ट्री को समझना बहुत आसान हो जाएगा अगर पीरियोडिक टेबल के 1 to 20 तक एलिमेंट्स के नाम याद कर लिए हैं तो। हालांकि जो मैं लेक्चर की बात कर रहा हूँ पीरियोडिक टेबल का, उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ों की बात की हुई है जो कि आपको पीरियोडिक टेबल के लिए जानना ज़रूरी है। आपको आनी चाहिए वो चीज़ें। अगर हम साइंस के स्टूडेंट हैं तो हमें इतनी चीज़ें आनी चाहिए। तो वो 40 मिनट्स का लेक्चर आप पहले देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए इस लेक्चर को शुरू करेंगे हम। हमारे चैप्टर का आज नाम है मैटर्स इन अवर सराउंडिंग। बहुत प्यारा सा चैप्टर है, बहुत अच्छे से समझेंगे। दोस्तों, जब भी मैटर की बात आती है तो हमें सबसे पहला जो ख्याल आता है वो पूरे यूनिवर्स का आता है। हमारा जो यूनिवर्स है, हमारा जो खूबसूरत सा यूनिवर्स है ना, उस यूनिवर्स में जो जो चीज़ें आपको दिख रही है
है ना। चलो आप जहाँ पर भी अभी बैठे हो, जिस भी रूम में बैठकर, जिस भी क्लासरूम में बैठकर, जहाँ पर भी घर पर बैठकर आप ये वीडियो लेक्चर देख रहे हो, 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए और अपनी सराउंडिंग में चीज़ों को देखिए। आपको हो सकता है बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें दिखेंगी। हो सकता है आप किसी रूम में बैठे हो तो उस रूम में, आपके रूम में फर्नीचर रखा होगा, उस आपके रूम में आपके जो भी ज़रूरी सामान होंगे वो रखे होंगे, है ना। उस रूम में हो सकता है आपके घर में, अगर आप हॉल में बैठ कर देख रहे हो तो टीवी लगी होगी, सोफ़ा रखा होगा, है ना। उस रूम के अंदर और आपको क्या क्या चीज़ें दिख रही होंगी, जो भी आपके घर की जो भी ज़रूरी चीज़ें होंगी, डेकोरेशन की जो भी चीज़ें होंगी, वो सब आपको दिख रही होंगी। इसके अलावा और आपको क्या दिख रहा होगा? इसके अलावा आपको दिख रहा होगा कि कुछ जो लाइट होगी जो बाहर से अंदर की तरफ आ रही होगी, या कुछ लाइट अगर जो आपके रूम में ट्यूबलाइट या बल्ब जल रहा होगा उससे कुछ लाइट आ रही होगी। अगर इसी तरह हम पूरे यूनिवर्स को ऑब्जर्व करें जिस तरह से हमने रूम को ऑब्जर्व किया है, तो हमें यूनिवर्स में भी डिफरेंट डिफरेंट तरह की चीज़ें दिखेंगी। हमें यूनिवर्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीज़ें दिखेंगी, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट की चीज़ें दिखेंगी। हो सकता है कुछ चीज़ें आपको सॉलिड दिखे, हार्ड दिखे। हो सकता है कुछ चीज़ें आपको लिक्विड फेज में दिखे, है ना, वाटर जैसी दिखे। हो सकता है कुछ आपको गैसेस दिखे, कुछ गैसेस आपको नहीं भी दिख सकती, है ना। जनरली हमारे एटमॉस्फेयर में हमने पढ़ रखा है कि हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, 1% में अदर गैसेस हैं। यानी कि हमारे आसपास गैसेस भी प्रेजेंट है। इनके अलावा एक चीज़ और हमारे आसपास प्रेजेंट है, लाइट हमारे आसपास प्रेजेंट है, यानी कि हमारे आसपास एनर्जी भी प्रेजेंट है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारा यूनिवर्स है, हमारा जो यूनिवर्स है, ये यूनिवर्स दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। एक चीज़ होगी आपकी एनर्जी, है ना। यूनिवर्स में क्या प्रेजेंट है? एनर्जी प्रेजेंट है। सेकंड थिंग जो यूनिवर्स में प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट है मैटर। मैटर किसको हमने कहा? जो भी चीज़ें हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट है, जो भी हमें दिख रही है, वो सब क्या है? मैटर। क्या एनर्जी नहीं दिख रही है? एनर्जी भी दिख रही है। तो फिर एनर्जी की डेफिनेशन क्या होगी, मैटर की डेफिनेशन क्या होगी? तो देखो, एनर्जी जो है, एनर्जी यूनिवर्स में प्रेजेंट है, मैटर भी यूनिवर्स में प्रेजेंट है, बट एनर्जी आपके यूनिवर्स में स्पेस को ऑक्यूपाई, क्या स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है? क्या स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, यानी कि क्या जगह को घेर रही है? नहीं, एनर्जी तो कोई जगह नहीं घेर रही। ट्यूबलाइट से निकलने वाली लाइट, बल्ब से निकलने वाली लाइट, क्या आपके रूम के अंदर जगह घेर रही है, स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है? नहीं कर रही है ना। हो सकता है कि किसी रूम में मान लो हम 40 लोगों को बिठा सकते हैं, है ना। तो क्या उस रूम में मैं लाइट या बल्ब चालू कर दूंगा तो क्या अब मैं उस रूम में 40 लोगों को नहीं बिठा पाऊंगा? या मैं उस रूम के ट्यूबलाइट को बंद कर दूंगा तो क्या 40 की जगह वहां मैं 50 लोग बिठा पाऊंगा? नहीं। यानी कि जो एनर्जी होती है, जो लाइट होती है, वो स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं करती। दूसरी चीज, ये जो लाइट और एनर्जी होती है, ये सन से आने वाली लाइट, चाहे ट्यूबलाइट से निकलने वाली लाइट, क्या इसके पास में कोई मास है? नहीं, इसके पास तो कोई मास नहीं है। क्या ये इसके पास कोई वजन है? नहीं, कोई वजन नहीं है, कोई मास नहीं है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि यूनिवर्स में वो सारी चीजें जो स्पेस ऑक्यूपाई न करे, क्योंकि जो प्रेजेंट तो है, प्रेजेंट तो है, लाइट प्रेजेंट है, एनर्जी प्रेजेंट है, बट जो स्पेस ऑक्यूपाई ना करे, जो जगह न घेरे, जिसके पास में अपना कोई मास ना हो, वो सब क्या कहलाती है? वो एनर्जी कहलाती है। एनर्जी के अलग अलग टाइप हो सकते हैं, है ना। एनर्जी के अलग अलग टाइप क्या हो सकते हैं? लाइट एनर्जी का टाइप हो सकता है, साउंड एनर्जी का टाइप हो सकता है ना। ये जो मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, साउंड जो सुनाई दे रहा है, ये भी क्या है? एक तरह की एनर्जी है ना। क्या मेरा साउंड इस यूनिवर्स के अंदर स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है? नहीं कर रहा। क्या मेरे साउंड में कोई मास है? नहीं है। तो साउंड भी एक तरह की क्या है? एनर्जी है। फिर मैटर क्या होगा? तो मैटर वे सारी चीज़ें जो क्या करती हो? स्पेस ऑक्यूपाई करती हो। वे सारी चीज़ें जो क्या कर रही है? स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, जगह घेर रही है, वे सारी चीज़ें क्या कहलाएगी? मैटर कहलाएगी। दूसरी चीज़, वे सारी चीज़ें जिनके पास में अपना कुछ सर्टेन मास हो, जो स्पेस भी ऑक्यूपाई करे, जिसके पास में अपना मास हो, वो सब क्या कहलाएगी? मैटर कहलाएगी। यानी कि इस चैप्टर में हम जो बात करने वाले हैं, वो ऐसी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं जो यूनिवर्स में क्या करेगी? स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, जगह घेरेगी,
और जिसके पास में अपना कुछ मास होगा। इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए एनसीईआरटी की लाइन को कवर करेंगे। अब क्या बोलती है एनसीईआरटी हमें, है ना। थोड़ा सा चैप्टर के बेसिक्स को समझने में हमने टाइम जरूर लिया है, बट चीज़ें अगर आपको एक बार में बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है तो हमारा टाइम लेना सफल होगा। ठीक है, क्या लिखा है, as we look at our surrounding we see a large variety of things। जब भी हम अपने सराउंडिंग में देखते हैं तो हमें बहुत सारी नंबर्स ऑफ चीज़ें दिखती है विद डिफरेंट शेप, जिनका शेप अलग अलग होगा, जिनकी साइज अलग अलग होगी, जिनका टेक्सचर अलग अलग होगा। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप अ मटेरियल, क्योंकि इस यूनिवर्स की हर एक चीज़ किससे बनी हुई है, मटेरियल से बनी हुई है। विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर, जिनको साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया है, मैटर नाम दिया है। यानी कि हमारे सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट है, जिसका अलग अलग शेप हो सकता है, अलग अलग साइज हो सकता है, अलग अलग टेक्सचर हो सकता है, उसको क्या कहा, उन सब को हमने मैटर कहा। द अर्थ वी ब्रीथ, यानी कि द एयर वी ब्रीथ, वो एयर जिसको हम क्या कर रहे हैं, ब्रीथ कर रहे हैं। द फूड वी ईट, वो फूड जो हम कंज्यूम कर रहे हैं। द स्टोन, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, है ना। ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें, पार्टिकल ऑफ सैंड, एवरीथिंग इज मैटर, ये सब क्या है, मैटर है। क्यों, क्योंकि ये सब क्या कर रहे हैं, जगह घेर रहे हैं। ये सब क्या कर रहे हैं, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। इन सब के पास में अपना क्या है, मास है। We can also see as we look around that all the things mentioned above occupy, ये सब क्या कर रहे हैं, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। एंड हैव अ मास, जिनके पास में अपना मास है। इन अदर वर्ड्स दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम, जिनके पास में मास हो, जिनके पास में वॉल्यूम हो, उन सबको हम क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। ठीक है इतनी चीजें क्लियर हुई, आगे बढ़े। सिंस अर्लियर टाइम्स ह्यूमंस बीइंग्स हैव been trying to understand their surroundings, earlier Indian philosopher classify matter, है ना। पुराने समय के जो लोग थे, है ना, हिंदुस्तान के जो लोग थे, इंडियन फिलोसोफर्स थे, उन्होंने हमें कहा है कि ये पूरा जो ब्रह्मांड है ये 5 बेसिक तत्वों का बना हुआ है ना। 5 तत्व हमने ग्रंथ में जनरली पढ़ रखे हैं, हमने हमारे जितने भी पौराणिक सीरियल्स होते हैं उनमें हमने सुन रखा है कि ये जो पूरा संसार है, पूरी जो सृष्टि है, ये 5 तत्वों की बनी हुई है ना। कौन कौन से 5 तत्व, हवा, अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, इन सारी चीजों को हम क्या बोलते हैं कि ये हमारे क्या हैं, पंच तत्व हैं। देखो पंच तत्वों में क्या क्या आते हैं, एयर यानी कि हवा, अर्थ पृथ्वी, फायर अग्नि, स्काई आकाश और जल। तो ये सब हमारे लिए क्या थे, पहले पंच तत्व थे, यानी कि ये 5 मैटर को अलग अलग इन्होंने नाम दिया। अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग्स और नॉन लिविंग्स, याद रखना लिविंग्स भी मैटर्स में आएंगे, नॉन लिविंग्स भी मैटर में आएंगे। was made up these 5 basic things या basic elements। Ancient Greek philosopher had arrived at a smaller classification of matter, है ना। एक ग्रीक फिलोसोफर हुए पुराने समय में, उन्होंने मैटर का क्लासिफिकेशन कुछ इस तरह से किया। मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। अब का जो समय है, जो अभी मॉडर्न समय है, इसमें जितने भी फिलोसोफर हुए हैं, जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं, वो मैटर को जनरली 2 तरह से क्लासिफाई करते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर। अब फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, थोड़ी सी उसकी बात हम यहाँ पर करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि कोई चीज़ है, कोई भी चीज़ आपके सराउंडिंग में जो भी प्रेजेंट है, वो किस तरह से दिखती है ना, वो किस तरह से दिखती है, यानी कि उसका शेप कैसा है, उसका साइज कैसा है, उसकी स्टेट कैसी है, कि वो आपको सॉलिड दिख रही है, कि वो आपको लिक्विड दिख रही है, कि वो आपको गैसियस फॉर्म में दिख रही है, यानी कि उसकी स्टेट कैसी, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेट बोलते हैं। कि कोई चीज़ सॉलिड है, लिक्विड है या गैसेस है, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं कि उस मैटर की स्टेट क्या है। फिर केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि वो जो भी चीज प्रेजेंट है, जैसे कि हम वाटर लिखते हैं, है ना, वाटर का फॉर्मूला आपने शायद सुन रखा होगा, H2O। वाटर का फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं, H2O लिखते हैं। तो वाटर के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है और 1
ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो ये 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, ये क्या हो गया इसका, इसको हम बोलते हैं कि ये जो है इस वाटर का कंपोजिशन हुआ। इस वाटर का क्या हुआ, कंपोजिशन हुआ। कंपोजिशन का मतलब होता है कि वो किन किन एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। तो उसका कंपोजिशन कैसा है मैटर का, ये हमें कौन बताता है, ये हमें बताता है केमिकल नेचर। तो मैटर को हम 2 तरह से क्लासिफाई कर देते हैं, उसके फिजिकल नेचर के आधार पर और उसके केमिकल नेचर के आधार पर। फिजिकल नेचर से हमें उस मैटर के बारे में क्या पता चलेगा, उसकी स्टेट पता चलेगी, है ना, उसका शेप पता चलेगा, उसका साइज पता चलेगा। उसके बाद में केमिकल नेचर से हमें क्या चीज़ें पता चलेगी, तो केमिकल नेचर से हमें उसका कंपोजिशन पता चलेगा कि वो किस किस चीज़ों का मिलकर बना हुआ है, कि उसमें जो 118 एलिमेंट्स हैं उन 118 एलिमेंट्स में से क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हो सकती है। ठीक है, तो ये हमें कहाँ से पता चल जाएगा, उसके केमिकल नेचर के बिहाफ पर। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर हमारी जो हेडिंग है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, कि मैटर जो होता है उसका फिजिकल नेचर क्या होता है। तो देखो फिजिकल नेचर में हमें क्या कहा गया है, सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट हेडिंग है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, उसमें हम बात करेंगे मैटर इज मेड अप ऑफ अ पार्टिकल। यानी कि जितना भी मैटर है आपका, जितना भी मैटर है, जो जो चीज़ें आपको दिख रही है वो सब किससे बनी हुई है, वो सब बनी हुई है स्मॉल पार्टिकल्स से। किससे मिलकर बनी हुई है, स्मॉल पार्टिकल्स से। स्मॉल पार्टिकल्स का मतलब क्या हुआ कि किसी भी चीज़ को अगर आप तोड़ोगे तो उसे तोड़ने पर आपको जो सबसे छोटा पार्ट मिलेगा, किसी भी चीज़ को आप तोड़ोगे, तोड़ते हुए जाओगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसके बाद उस चीज़ को हम आगे और नहीं तोड़ पाएंगे। यही चीज़ आएगी कि मान लो मैंने आपको कोई भी एक चीज़ दे दी और मैंने कहा कि इसको तोड़ो, आप किसी भी तरह की पावर लगा लो, किसी भी तरह का फोर्स लगा लो और इस चीज़ को क्या करो, तोड़ो। तो जब आप तोड़ोगे तो वो पहले 1 से 2 टुकड़ों में टूटेगा, 2 से 4 होगा, 4 से 8 होगा, 8 से 16 होगा, इस तरह से वो टूटता जाएगा। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जिसके बाद उस चीज़ को, उस मटेरियल को जो मैंने आपको प्रोवाइड किया था, दिया था, उसको आप और आगे नहीं तोड़ पाओगे। तो आप बोलोगे कि ये जो आपने मटेरियल दिया था उस मटेरियल का वो क्या हो गया, सबसे स्मॉल पार्टिकल हो गया। और किसी मटेरियल का जो सबसे स्मॉल पार्टिकल होगा, जिसे और आगे आप नहीं तोड़ सकते और आगे आप डिवाइड नहीं कर सकते, उस पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। उस पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। ये नाम याद रखना। जो हमारा चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 आएगा उसमें ये जो एटम वर्ड है ये कंटिन्यूअस रिपीट होगा। आप देखोगे कि जो चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 है उसके नाम में ही एटम वर्ड आ रहा है। ठीक है, तो एटम क्या होता है, किसी भी मैटर का सबसे स्मॉल पार्ट या स्मॉलेस्ट पार्टिकल। क्लियर हुई इतनी चीजें, ओके। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है वो सारी चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ कि ये जो मैटर होता है ये मैटर स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ होता है। वो जो पार्टिकल होते हैं वो पार्टिकल किसी भी मैटर को बनाते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको एक चीज़ समझाई थी कि जो पूरी पीरियोडिक टेबल होती है उस पूरी पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं, 118 टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, जिनके नाम, कुछ एलिमेंट्स के नाम आपने याद किए होंगे, कुछ एलिमेंट्स के नाम आपने छोड़ दिए होंगे, है ना। जनरली हम जो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स होते हैं उनके नाम याद कर लेते हैं और वो हमारे लिए क्लास 9th तक के लिए इनफ होता है ना। अगर और आप आगे करना चाहो तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हर एक चीज़, जितनी भी चीज़ें हमें दिखती है इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर, पूरे यूनिवर्स के अंदर, अभी तक साइंटिस्ट ने कहा कि वो इन 118 टाइप्स के ही एलिमेंट्स के अलग अलग कंपोजिशन में मिलने से बनी हुई है, अलग अलग तरीके से जुड़ने के साथ में ये चीज़ें बनी हुई है। ठीक है, मतलब कि पूरा जो यूनिवर्स का मैटर है उस पूरे यूनिवर्स का मैटर किससे बना हुआ है, 118 टाइप्स के एलिमेंट्स से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें कि किसी भी मैटर को हमने तोड़ा
तो उसका जो सबसे स्मॉल पार्ट मिला उसको हमने क्या कहा, एटम कहा। यानी कि हर एक चीज, छोटे छोटे जो पार्टिकल होंगे, इन 118 टाइप्स के जो एलिमेंट्स होंगे, इन 118 टाइप्स के एलिमेंट्स का जो सबसे छोटा पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा, एक एटम कहलाएगा, है ना। क्योंकि हमने कहा है कि सबसे किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होगा, एटम होगा। यानी कि 118 टाइप के जो एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन है, अगर हाइड्रोजन मुझे दी जाए और हाइड्रोजन को मैं तोड़ूं तो जो हाइड्रोजन का सबसे छोटा पार्ट मिलेगा वो क्या कहलाएगा, हाइड्रोजन का एटम कहलाएगा। अगर ऑक्सीजन मैं आपको देता हूँ और बोलूं कि ऑक्सीजन को तोड़ते जाओ और ऑक्सीजन का सबसे जो छोटा पार्ट कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीजन एटम कहलाएगा, है ना। इसी तरह किसी भी चीज को आप तोड़ो और सबसे छोटा जो आपको पार्टिकल मिले वो उस चीज का क्या कहलाएगा, उस चीज का वो एटम कहलाएगा। अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का एटम, ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन का, कार्बन है तो कार्बन का एटम कहलाएगा। इतनी चीजें क्लियर हुई। इसके बाद में हमें क्या करना है, इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चंस वी हैव नीड टू अस आइडिया ऑफ मैटर अब मेड अप द particles, what was there in the spoon, salt और sugars has the now throw the water and illustrate। इसके अंदर इन्होंने क्या लिया, वाटर लिया और वाटर के अंदर सॉल्ट ऐड किया। सॉल्ट ऐड करने के बाद में उसे कंटिन्यूअस क्या किया, स्टेयर किया उसे कंटिन्यूअस, उसको एक स्पून की मदद से क्या किया, इन्होंने घोला। जब इन्होंने उसको क्या कर दिया, पूरी तरह से घोल दिया, तो इन्हें एक क्या मिल गया, सॉल्यूशन मिल गया। और इन्होंने देखा कि जितना भी इन्होंने सॉल्ट डाला था वो सॉल्ट क्या हो गया है, उसमें डिसॉल्व हो गया है। जिससे हमें ये पता चलता है कि एक मैटर दूसरे मैटर के अंदर क्या कर सकता है, कॉम्बिनेशन कर सकता है। एक मैटर दूसरे मैटर के अंदर डिसॉल्व हो सकता है, घुल मिल सकता है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये जो मैटर है ये कितना स्मॉल हो सकता है, कितना कोई पार्टिकल छोटा हो सकता है, एटम का साइज क्या होगा, एटम कितना छोटा हो सकता है, उसकी बात करें तो वो जैसे जैसे हम पढ़ेंगे वैसे वैसे हमको समझ में आता जाएगा। ठीक है, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, चैप्टर आसान है। बस आपको ध्यान से एक एक चीज़ों को सुनते जाना और कहानी की तरह चैप्टर को सुनना है। कहानी की तरह ही चैप्टर को हम याद भी करेंगे। जब हम कहानी की तरह इस चैप्टर को याद कर लेंगे तो फिर हमें ये चीज़ें सब बहुत आसान लगने लग जाएगी। ठीक है, ओके। देखो क्या किया इन्होंने, 100 ml वाटर लिया, उस 100 ml वाटर के अंदर कुछ चीज़ें ऐड की, फिर उसमें से 10 ml निकाल लिया, उस 10 ml को फिर अगेन 100 ml में ऐड किया, फिर उसमें से 10 ml निकाल लिया, फिर 100 ml में ऐड किया, फिर 10 ml उस 100 ml में से निकाल लिया, फिर उस 10 ml को ऐड किया। आपने देखा कि जब आपने 100 ml वाटर के अंदर जो भी पार्टिकल ऐड किया था, जो भी कलर ऐड किया था, पिंक कलर ऐड किया था, वो धीरे धीरे क्या होने लग गया, फेड होने लग गया, धीरे धीरे वो लाइट होने लग गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब आपने 100 ml वाटर के अंदर कुछ कलर ऐड किया था तो वो 100 ml वाटर के अंदर इतना कलर था, फिर आपने 10 ml निकाला, फिर उसको 100 ml किया, तो अब उस 10 ml के अंदर जितना परसेंटेज प्रेजेंट था वो कंटिन्यूअस क्या होता गया। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं डाइल्यूट होना। क्या होना, डाइल्यूट होना, है ना। जब चीज़ों का क्वांटिटी धीरे धीरे कम होने लगे, परसेंटेज धीरे धीरे कम होने लगता है, तो उसको हम बोलते हैं डाइल्यूट होता गया वो। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं हम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ द मैटर, कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या उनके गुण होते हैं, क्या उनकी विशेषताएं होती है, उनकी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो द पार्टिकल ऑफ मैटर आर अ वेरी स्मॉल, जो मैटर के जितने भी पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही स्मॉल होते हैं। जैसा मैंने बताया कि वो बहुत ही स्मॉल होते हैं, उन्हें और आगे तोड़ा नहीं जा सकता। दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, जितना हम सोच रहे हैं उससे भी ज़्यादा क्या होते हैं, उससे भी ज़्यादा स्मॉल होते हैं वो पार्टिकल। यानी कि वो इतने स्मॉल होते हैं कि हम उन्हें आंखों से तो नहीं देख सकते, बट जो आपकी लेब में माइक्रोस्कोप रखा है उस माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। इन पार्टिकल्स को यानी कि एटम्स को देखने के लिए बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल का माइक्रोस्कोप चाहिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो पार्टिकल्स, मैटर्स के पार्टिकल्स हैं, इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो पार्टिकल ऑफ मैटर हैव अ स्पेसिफिक, क्या लिखा है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स हैव अ स्पेस बिटवीन देम।
यानी कि जो भी मैटर है, सपोज कोई मैटर बना हुआ है तो वो जो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, छोटे छोटे पार्टिकल इस तरह से एक दूसरे के साथ में जुड़े होंगे, तो इन पार्टिकल के जुड़ने पर इन पार्टिकल के बीच में एक क्या बच जाती है, इन पार्टिकल के बीच में एक स्पेस बच जाती है। क्या छूट जाती है? स्पेस छूट जाती है। इसी स्पेस को हम क्या बोलते हैं? इसी स्पेस को हम बोलते हैं इंटर एटॉमिक स्पेस। क्या बोलते हैं? इंटर एटॉमिक स्पेस। क्या बोलेंगे? इंटर एटॉमिक स्पेस या फिर इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। इंटर एटॉमिक स्पेस या फिर इंटर मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर स्पेस। ठीक है, ओके। कौन सी स्पेस को? कि जब ये स्मॉल पार्टिकल्स इस तरह से एक दूसरे के साथ में क्या होते हैं? अटैच होते हैं, एक दूसरे के साथ में क्या करते हैं? जुड़ते हैं। और ये जब इस तरह से लाइन से या सीक्वेंस में जब एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो इनके बीच में कुछ स्पेस रह जाती है। जैसे कि आप मान लो कि आपके पास में कुछ बॉल है, उन बॉल को आप इस तरह से अरेंज करोगे, क्योंकि उनका शेप कैसा है? राउंड शेप है। उनको आप इस तरह से जब अरेंज करोगे तो ये कुछ स्पेस यहाँ पर क्या हो जाएगी? खाली रह जाएगी। इसी तरह आप जब किसी एटम्स को या किसी स्मॉल पार्टिकल्स को अरेंज करोगे तो उनके बीच में क्या रह जाती है? स्पेस रह जाती है। उसी स्पेस को हम क्या बोलते हैं? इंटर एटॉमिक स्पेस या फिर इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। क्लियर हुई इतनी चीजें? आगे बात करेंगे। देखो क्या बोल रहा है, वी शो दैट द पार्टिकल्स ऑफ शुगर, सॉल्ट, डेटॉल्स आर द पोटेशियम पर मैग्नेट। अच्छा, फॉर्मूला भी साथ में लिख लीजिए। पोटेशियम पर मैग्नेट का फॉर्मूला लिख लीजिए। पोटेशियम पर मैग्नेट का फॉर्मूला होता है KMnO4। क्या होता है? कैपिटल K, कैपिटल M, स्मॉल n, कैपिटल O एंड 4, KMnO4। पोटेशियम पर मैग्नेट किस कलर का होता है? जनरली पिंक या पर्पल कलर का होता है, डार्क कलर देता है ये, है ना। गोट इवनली डिस्ट्रीब्यूट इन द वाटर। सिमिलरली व्हेन, ये जो यहाँ पर कलर ऐड किया था, ये इस तरह का जो डार्क कलर का डार्क पिंक कलर मिलता है पोटेशियम परमैंगनेट की वजह से आपको मिल जाता है। ठीक है, ओके। व्हेन वी मेक टी, कॉफी और द लेमनेड यानी कि नींबू पानी जिसको हम बोलते हैं, पार्टिकल ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ द अदर। दिस शो देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ मैटर। जो पार्टिकल ऑफ मैटर होते हैं उनके बीच में क्या होती? इनफ स्पेस होती है। ठीक है, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। एक चीज़ और हमें याद रखनी है कि ये जो पार्टिकल होते हैं इनमें स्पेस तो होती है, बट ये क्या करते हैं? कंटिन्यूअस मूव करते हैं। कंटिन्यूअस इनमें क्या होता रहता है? मूवमेंट होता रहता है ना। क्या आपने ये जो सॉल्यूशन बनाया है ना, मान लो कि ये नींबू पानी ही है। इस नींबू पानी के अंदर आपका क्या क्या प्रेजेंट है? कि पानी भरा हुआ था और इसमें आपने नींबू डाला या नींबू का रस, जूस जो भी डाला, तो इसके अंदर जो भी नींबू पानी के या नींबू के जो भी पार्टिकल होंगे, वाटर के जो भी पार्टिकल होंगे, वो कंटिन्यूअस क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ में या एक दूसरे के साथ में इंटरेक्शन करके मूव करते हैं। इस पूरे बर्नर के अंदर, पूरे बीकर के अंदर, पूरे बर्नर नहीं, बीकर के अंदर, या फिर पूरा जो भी आपने ग्लास लिया है उस ग्लास के अंदर क्या करेंगे? मूव करते हुए दिखते हैं। ठीक है, इसके बाद में बात करेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट इच अदर। ये सबसे बड़ी चीज आपको याद रखनी है यहाँ से, कि जितने भी पार्टिकल्स होते हैं किसी भी मैटर के, वो क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, है ना। फिर आप कहोगे कि सर जब एक चीज दूसरी चीज को खींच रही है तो मेरे जो घर में जो सामान पड़ा है वो एक दूसरे को क्यों नहीं खींच पा रहा है? कि मेरे घर में मान लो कि एक सोफा पड़ा है, उस सोफा पे मैं भी तो मैटर हूँ, मैं दूसरे पलंग पर बैठा हूँ या दूसरे बेड पर बैठा हूँ,
तो मुझे भी वो सोफ़ा खींच लेना चाहिए था, या उस सोफ़े को मैं भी ऐसे जादू से खींच लेना चाहिए था। फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पार्टिकल तो हमारे अंदर भी प्रेजेंट है। सोफ़ा आपने जिसको बोला है वो भी मैटर है, उसमें भी पार्टिकल प्रेजेंट है। तो फिर क्यों हमने एक दूसरे को नहीं खींच लिया? तो इसलिए नहीं खींच लिया कि ये जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, जिसको हम बोल रहे हैं कि पार्टिकल्स में अट्रैक्शन फोर्स होता है, ये अट्रैक्शन फोर्स कैसा होता है? बहुत ही वीक होता है। इतना कोई हाई अट्रैक्शन नहीं होता कि इतनी भारी भारी चीज़ों को अपने आप एक दूसरे के पास में खींच ले, है ना। अट्रैक्शन फोर्स होता है, बट थोड़ा सा वीक होता है, जिसकी वजह से वो बहुत हद तक या बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आपस में एक दूसरे के लिए अट्रैक्ट नहीं होती। वो जो पार्टिकल होते हैं, स्मॉल पार्टिकल होते हैं, उनके बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है, और उसी अट्रैक्शन की वजह से वो पार्टिकल एक दूसरे के साथ में क्या करते हैं? बाइंड होते हैं, एक दूसरे के साथ में अटैच होते हैं। इतनी चीजें क्लियर हुई? ओके, आगे बढ़ते हैं। This above activity 1.6 and the suggest the particle of the matters have a force acting। क्या करता है? पार्टिकल ऑफ नेचर, जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें एक फोर्स काम करता है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? उस फोर्स को हम बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोल सकते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। इसके बाद में आगे बढ़ेंगे। स्टेट ऑफ मैटर, यहां से चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होते हैं। स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है? अभी मैंने कहा स्टेट का मतलब होता है कि कोई चीज किस तरह से आपको दिख रही है, सॉलिड है कि लिक्विड है, गैसेस। मतलब मैटर की जनरली कितनी स्टेट हो सकती है? 3 स्टेट हो सकती है। यानी कि या तो कोई चीज क्या हो सकती है? सॉलिड हो सकती है, या कोई चीज क्या हो सकती है? लिक्विड हो सकती है, या कोई चीज क्या हो सकती है? गैस फॉर्म में रह सकती है। यानी कि मैटर या तो सॉलिड हो सकता है, या लिक्विड हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है? गैसेस हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे सॉलिड क्या होते हैं। सॉलिड हम किनको बोलते हैं? तो सॉलिड हम जनरली उन चीजों को बोलते हैं जिनका शेप क्या हो? जिनका शेप फिक्स हो। शेप कैसा हो? फिक्स हो। कि मान लो आप जिस भी मोबाइल या लैपटॉप में ये वीडियो देख रहे हो, क्या उस मोबाइल फोन या उस लैपटॉप का शेप फिक्स है? बिल्कुल फिक्स है। क्या ओवर द टाइम वो शेप बदलता है? नहीं बदलता। क्या वो अपने आप शेप बदल लेगा? नहीं बदलेगा। हाँ, आप उसको तोड़ोगे, मरोड़ोगे, या उस पर किसी भारी चीज से वॉर करोगे तो वो टूट जाएगा, उसका शेप उस कंडीशन में बदल सकता है। क्या अपने आप उसका शेप बदल जाएगा? नहीं बदलेगा, है ना। क्या आप उसे इस रूम से दूसरे रूम में रखोगे, क्या उसका शेप बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। क्या उसे आप अभी वो फोन चल रहा है, थोड़ी देर बाद आप अपने पॉकेट में रख लोगे, क्या उसका शेप बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। यानी कि जो सॉलिड होते हैं, जो सॉलिड्स होते हैं, उनका शेप कैसा होता है? फिक्स होता है। सॉलिड का शेप फिक्स होता है। वॉल्यूम की बात करते हैं सॉलिड के, कि सॉलिड का वॉल्यूम कैसा होता है? वॉल्यूम का मतलब कि वो कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, कितनी जगह घेर रहा है ना। तो वॉल्यूम की बात करें तो जो भी सॉलिड होते हैं उनका वॉल्यूम भी क्या होता है? फिक्स होता है। हमें पता है कि एक फोन है, वो जितनी जगह इस रूम में घेर रहा है, जितनी जगह इस रूम में ऑक्यूपाई कर रहा है, उतनी ही जगह वो किसी दूसरे रूम में भी ऑक्यूपाई करेगा। उतनी ही जगह वो आप कहीं भी ले जाओ उसे, वो उतनी ही जगह ऑक्यूपाई करेगा, जब तक उसका आप शेप नहीं बदलोगे, है ना। जब तक उसे आप किसी तरह से उसे तोड़ मरोड़ कर उसका साइज या शेप नहीं बदल दोगे, तब तक वो क्या करेगा? उतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, उतनी ही जगह वो घेरेगा। मतलब उसका वॉल्यूम भी क्या होता है? फिक्स होता है। इतनी चीजें क्लियर हुई? ओके, अब आगे बात करते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। ऑल द अबव एग्जाम्पल्स ऑफ द सॉलिड वी कैन ऑब्जर्व दैट दिस हैव द डिफाइनाइट शेप। क्या होता है? शेप डिफाइनाइट होता है, फिक्स होता है। डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, बाउंड्रीज जो होती है वो फिक्स होती है। एंड फिक्स वॉल्यूम, वॉल्यूम भी क्या होता है? फिक्स होता है। दैट इज हैव द नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है कि कोई भी सॉलिड है, क्या उस सॉलिड को आप दबाओगे, उस सॉलिड को आप प्रेस करोगे, तो क्या वो
उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा? नहीं होगा। क्या? हाँ, उसका शेप जरूर बदल सकता है। किसी सॉलिड चीज़ को आप जब प्रेशर अप्लाई करोगे तो उसका शेप जरूर बदल जाएगा, बट उसका वॉल्यूम नहीं बदलेगा। वो हो सकता है कि वो अगर मान लो सपोज करते हैं हम कि कोई चीज़ सर्कल शेप की हो, है ना, गोल शेप की हो, और उस पर आप प्रेशर अप्लाई करो तो वो चपटी हो जाएगी, वो प्लेट जैसा हो जाएगी, बट उसका वॉल्यूम अब भी क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। पहले वो इस तरह से जब वो गोल थी तो वो हर तरफ से स्पेस ऑक्यूपाई करे, अब जो चपटी हो गई तो वो फेल कर थोड़ा सा स्पेस को ऑक्यूपाई करेगी। मतलब सॉलिड जो होते हैं उनका शेप चेंज हो जाता है, बट वो कंप्रेसिबल नहीं होते, वो दबते नहीं। ठीक है। सॉलिड हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप। सॉलिड के पास में अपना शेप मेंटेन करने की टेंडेंसी होती है व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। जब भी हम इस पर बाहर की तरफ से फोर्स लगाते, सॉलिड में ब्रेक, सॉलिड क्या हो सकते हैं? टूट सकते हैं अंडर द फोर्स, बट इट इज डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप। ये टूट सकते हैं बट इनका शेप चेंज करना क्या होता है? डिफिकल्ट होता है। इसका मतलब क्या होता है कि सॉलिड्स कैसे होते हैं? रिजिड होते हैं। सॉलिड्स कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद में कुछ 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उन पर बात करेंगे। व्हाट अबाउट द रबर बैंड? रबर बैंड क्या होता है? सॉलिड होता है, बट वो क्या हो जाता है? उसका तो शेप चेंज हो जाता है, वॉल्यूम चेंज हो जाता है, वो स्ट्रेचेबल होता है। कैन इट चेंज इट शेप ऑन स्ट्रेचिंग? क्या इसका शेप हम स्ट्रेचिंग पर चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इट इज़ अ सॉलिड? क्या ये सॉलिड है? हाँ, ये सॉलिड है। बट ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमने कहा कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में फोर्स काम करता है, बट ये जो रबर होता है, इस रबर के बीच में ये जो फोर्स रहता है, ये फोर्स कैसा रहता है? थोड़ा सा वीक होता है कंपेयर टू अदर सॉलिड। कम होने की वजह से ये जो फोर्स होता है, ये जो बॉन्ड इनके बीच में होती है, ये एक दूसरे के लिए क्या हो जाते हैं? स्ट्रेचेबल हो जाते हैं। बी पॉइंट क्या बोलता है? व्हाट अबाउट द शुगर एंड सॉल्ट व्हेन केप्ट इन डिफरेंट जार्स टेक प्ले टेक द शेप ऑफ द जार टेक ऑफ द शेप ऑफ द जार आर दे सॉलिड? जब भी हम शुगर और सॉल्ट को अलग अलग साइज शेप के जार में रखेंगे तो वो तो उनका शेप ले लेती, जार का शेप ले लेती, फिर क्या वो सॉलिड नहीं है? वो भी सॉलिड है, लेकिन उनके पार्टिकल साइज छोटे होने की वजह से उनका जो शेप होता है वो वहाँ पर फिक्स हो जाता है। उनका जो पार्टिकल्स होते हैं वो उस जार के अकॉर्डिंग क्या हो जाते हैं? फिक्स हो जाते हैं, उसकी स्पेस में चले जाते हैं। बट शुगर और सॉल्ट भी क्या है? शुगर और सॉल्ट भी सॉलिड की कैटेगरी में ही आते हैं, याद रखना। ठीक है। इसके बाद में व्हाट अबाउट द स्पंज? स्पंज के बारे में आपका क्या कहना है? स्पंज जो होता है उसको तो हम कंप्रेस कर सकते हैं, उसको तो हम दबा सकते हैं, उसका तो हम साइज चेंज कर सकते हैं। इट इज सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेसेबल। तो देखो, जब भी हम स्पंज की बात करते हैं तो स्पंज जो होता है आपका, इस तरह का स्पंज होता है। उस स्पंज के अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं? होल होते हैं। उस स्पंज के अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं? होल होते हैं, है ना, छोटे छोटे छेद जैसे होते हैं। और उन छोटे छोटे होल के अंदर क्या फील होती है? एयर फील होती है, हवा भरी हुई होती। तो जब भी हम स्पंज को प्रेस करते हैं तो वो स्पंज का जो सॉलिड मटेरियल होता है वो प्रेस नहीं होता, वो जो हवा होती है, जो एयर होती है, वो एयर क्या हो जाती? कंप्रेस हो जाती। वो एयर उन होल से क्या हो जाती? बाहर निकल जाती, जिससे उस स्पंज का जो साइज होता है वो पहले के कंपेयर में क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। जब आप उसे क्या करते हो? जब आप उस पर फोर्स अप्लाई करते हो। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई? तो ये कुछ पॉइंट्स थे। इसके बाद में बात करेंगे हम नेक्स्ट कुछ पॉइंट। अच्छा, एक पॉइंट और यहाँ पर नीचे छूट रहा है। ऑल दिस अबव आर सॉलिडस, a rubber band change shape under the force and regain the same shape when द फोर्स इज रिमूव। हमने जब भी जैसे ही रबर बैंड पर फोर्स अप्लाई किया उसका शेप चेंज हो गया, और जैसे ही हमने उस फोर्स को क्या किया? रिमूव किया, वो वापस से एज इट इज अपने शेप में आ गया। ऐसा क्यों होता है? इफ एक्सक्लूसिव फोर्स इज अप्लाइड इट ब्रेक। और जब बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। ऐसा इसलिए हुआ, अभी मैंने कहा कि ये जो इसके पार्टिकल्स होते हैं रबर के,
ये पार्टिकल्स क्या होते हैं, इनके बीच में जो फोर्स है वो स्ट्रेचेबल होता है, लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम फोर्स अप्लाई कर दोगे तो वो जो फोर्स स्ट्रेचेबल था वो एक लिमिट के बाद में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, एक दूसरे के कांटेक्ट से दूर चले जाएगा। तो उस कंडीशन पे और जो रबर बैंड होगा वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ओके। इसके बाद में अगर हम बात करें, द शेप ऑफ द इच इंडिविजुअल शुगर्स salt crystals remain fixed whenever we take in our hand, put it in the plates और इन जार। जब तक हम उन सॉल्ट या फिर शुगर के जो क्रिस्टल्स होते हैं उन्हें जब भी हम जार में रखते हैं तो वो उनका शेप ले लेते हैं, क्योंकि उनकी साइज़ बहुत छोटी होती है और वो क्या हो जाते हैं, उस जार या उस बीकर के शेप के अकॉर्डिंग क्या हो जाते हैं, वहाँ पर फिक्स हो जाते हैं। ठीक है, और स्पंज का भी मैंने आपको क्लियर करवा दिया है। इसके बाद में बात करेंगे हम लिक्विड स्टेट की, कि लिक्विड स्टेट क्या होती है। तो ये जो लिक्विड स्टेट जनरली होती है, इसको हम यहाँ पर समझ लो कि जो लिक्विड्स होते हैं उन लिक्विड्स का जो शेप होता है, शेप की बात कर लेते हैं पहले, कि लिक्विड का जो शेप होता है जनरली वो तो क्या होता है, अनफिक्स्ड होता है। कोई भी फिक्स शेप लिक्विड में नहीं होता, आपने देखा होगा जनरली, है ना, कि जब भी हम वाटर को लेते हैं और वाटर को हम जिस भी शेप के बर्तन में रखते हैं, जिस भी शेप के कंटेनर में रखते हैं, तो वो वाटर उस कंटेनर के शेप में हो जाता है। जैसे ही हम वाटर को किस में फिल करते हैं, मान लो हम ग्लास में फिल करते हैं तो वाटर ग्लास का शेप ले लेता है। जैसे ही हम वाटर को हमारी बॉटल में फिल करते हैं तो वाटर जो होता है वो बॉटल का शेप ले लेता है। जब भी हम वाटर को किसी बीकर में फिल करेंगे तो वाटर उस बीकर का शेप ले लेगा। जब भी हम वाटर को किसी भी चीज़ में, अलग अलग बर्तन ले सकते हो, अलग अलग कंटेनर ले सकते हो, जिस कंटेनर में आप फिल करोगे वाटर उस कंटेनर का शेप ले लेता है। इसका मतलब है कि जो वाटर होता है, इस वाटर का, या फिर वाटर की जगह हम क्या बोल सकते हैं, लिक्विड बोल सकते हैं ना, क्योंकि वाटर तो लिक्विड का एक क्या होता है, टाइप होता है। लिक्विड जो होता है उनका जो शेप होता है, शेप क्या होता है, फिक्स नहीं होता। अगर हम बात करें वॉल्यूम की, अगर हम बात करें वॉल्यूम की, तो जो वाटर होता है उसका जो वॉल्यूम होता है वो तो क्या होता है, फिक्स होता है ना, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। आपके पास में अगर 100 ml वाटर है और उस 100 ml वाटर को बॉटल में आपने फिल कर रखा है और उसी को आप ग्लास में डालोगे तो वो ग्लास में भी 100 ml ही रहेगा। वो ऐसा नहीं है कि ग्लास में जाने के बाद 200 ml हो जाएगा, कि 500 ml हो जाएगा, कि 50 हो जाएगा, क्योंकि जो वाटर होता है या जो लिक्विड्स होते हैं उनका वॉल्यूम फिक्स होता है। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हुई, आगे बढ़ेंगे अब। इसके बाद में गैसियस स्टेट की अगर हम बात करें, गैसियस स्टेट क्या होती है, तो गैसेस को जनरली आप देखते हो कि इनका ना तो शेप फिक्स होता है, जिस तरह से आप इसे जिस भी शेप में डालना चाहो गैस को उस शेप में ढल जाएगी, ना ही इसका वॉल्यूम फिक्स होता है ना। गैस को आप एक बलून में फिल करो, उसी गैस को आप एक पूरे रूम में रिलीज कर दो तो वही गैस पूरे रूम में फैल जाएगी, पूरे रूम का स्पेस को क्या कर लेगी, ऑक्यूपाई कर लेगी। ठीक है, तो गैसेस का ना तो शेप फिक्स होगा ना ही वॉल्यूम फिक्स होगा। इतनी चीजें क्लियर हुई, ओके। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, देखो, क्योंकि ये जो सॉलिड होते हैं, ऐसा क्यों होता है कि क्यों सॉलिड का शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स होते हैं, क्यों लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है, शेप फिक्स नहीं होता, क्यों गैसेस का ना तो शेप फिक्स होता है ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो पार्टिकल्स थे जिनसे हमने कहा कि सब मैटर बना हुआ है, इन पार्टिकल्स का सॉलिड के अंदर जो अरेंजमेंट देख रहे हो आप, वो अरेंजमेंट क्या होता है, फिक्स होता है, रेगुलर होता है और बहुत पास पास में होता है, जिसकी वजह से सॉलिड को बहुत पास होने की वजह से ना तो सॉलिड को और इन्हें पास नहीं लाया जा सकता, क्योंकि वो चीज़ें ऑलरेडी पास में। तो सॉलिड को ना तो आप कंप्रेस कर पाओगे, ना ही ये पार्टिकल एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं, तो ये ना तो शेप अपना बदल सकते हैं, ना इन्हें आप कंप्रेस कर सकते हो, ना ही ये वॉल्यूम चेंज करें। लिक्विड के केस में क्या होता है कि ये पार्टिकल सॉलिड के कंपेयर में थोड़े से क्या होते हैं, दूर होते हैं, और इनके बीच में जो फोर्स काम कर रहा है, जैसे हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहा, वो सॉलिड के कंपेयर में थोड़ा सा कम होता है। तो जिसकी वजह से ये जो लिक्विड होता है, उस लिक्विड का
वॉल्यूम तो फिक्स होता है, ये पार्टिकल एक दूसरे को छोड़कर भी नहीं जाते, लेकिन इन्हें आप जिस तरह के कंटेनर में रखोगे उस तरह के कंटेनर में एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। अब जब ये एडजस्ट हो जाएंगे तो उसका शेप जिस भी कंटेनर में आपने उसको रखा उसकी तरह हो जाएगा, उसमें वो क्या हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं। गैसेस की अगर हम बात करें तो गैसेस में ये जो पार्टिकल होते हैं एक दूसरे से बहुत ही दूर दूर होते हैं, जिससे हम गैस को क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। मतलब अगर हम इस पर फोर्स अप्लाई करें तो इन पार्टिकल को एक दूसरे के पास पास लाया जा सकता है, जिससे कि इस गैस को हम इजीली क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं और इस गैस का शेप चेंज कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, हम इस गैस का वॉल्यूम भी चेंज कर सकते हैं। इतनी चीजें क्लियर हुई? ओके, आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर को चेंज करके आप क्या कर सकते हो। तो देखो हमने इस तरह से एक सेटअप बनाया जिसमें हमने एक स्टैंड ली, उस स्टैंड पर हमने क्या किया, बर्नर लगाया, बर्नर से हमने ट्राइपॉड स्टैंड ली, ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर हमने एक बीकर रखा, बीकर में हमने क्या ले लिया, आइस, है ना, आइस ले लिया, और हमने ये क्या ली, ग्लास रोड ली, जिसकी मदद से हमें उस आइस को कंटिन्यूस क्या करना है, हिलाते रहना है ना। और हमने नीचे से बर्नर को ऑन कर दिया, है ना, स्टार्ट कर दिया, जिससे आग लगी और ये जो आइस था ये धीरे धीरे क्या होने लगा, पिघलने लगा, मेल्ट होने लगा। ये पहले आइस था, उस कंडीशन में किस स्टेट में था, ये सॉलिड था, उस स्टेट में क्या था, ये सॉलिड था। जैसे ही आपने यहाँ पर बर्नर को ऑन किया, जैसे ही इसका टेम्परेचर बढ़ा, ये जो आइस था ये क्या होने लगेगा, मेल्ट होने लगेगा, और ये क्या बना लेगा, लिक्विड। क्या बना लेगा, ये लिक्विड बना लेगा। और अगर आपने और भी देर तक इसको बर्नर को ऑन रखा तो ये लिक्विड भी धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा, गैस में होने लग जाएगा। यही होता है जनरली, है ना। वाटर का आप एक आइस ले लो, आइस को आप क्या करो, गर्म करो, थोड़ी देर बाद गर्म करने के बाद में वो आइस क्या बदल जाएगा, पानी हो जाएगा। पानी को और गर्म करते रहो, उबालते रहो, उबालते रहो, थोड़ी देर के बाद वो पानी सारा क्या हो जाएगा, वेपर बन के उड़ जाएगा। यानी वेपर यानी कि क्या बन जाएगा, वो गैस बन जाएगा। तो इस तरह से आप टेम्परेचर को चेंज करके किसी भी मैटर को या तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो, लिक्विड से फर्दर गैस में भी क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। क्या गैस को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, गैस को भी आप लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे, क्या करोगे, गैस को टेम्परेचर को कम करते जाओ, गैस के टेम्परेचर को कंटिन्यूस क्या करते जाओ, कम करते जाओ। जब भी आप गैस का टेम्परेचर कम करोगे तो गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। क्या आप लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हो? क्या आप वाटर से आइस बना सकते हो? बना सकते हैं। कैसे करके, फ्रीज में रख के। यानी कि लिक्विड के भी टेम्परेचर को कम करके उसे किस में कन्वर्ट किया जा सकता है, सॉलिड में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, देखो थोड़ी देर आपने शुरू में क्या लिया था, आइस लिया था, थोड़ी देर बाद ये आइस क्या हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और गर्म करने पर, और गर्म करने पर ये वाटर किस में कन्वर्ट होने लग जाएगा, ये वाटर स्टीम में कन्वर्ट होने लग जाएगा। और यहाँ पर ये जो थर्मामीटर लगाया है, ये थर्मामीटर आपको टेम्परेचर मेजर देना स्टार्ट हो जाएगा, किस टेम्परेचर पर आइस से वाटर बना, किस टेम्परेचर पर वाटर से वेपर फॉर्म हुए हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि सॉलिड से आप लिक्विड बना सकते हो, लिक्विड से गैसेस में कन्वर्ट कर सकते हो, गैस को फर्दर लिक्विड में, एंड फर्दर लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हो। सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा। लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए हीट देना पड़ेगा। गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए कूल करना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा। लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए भी कूल करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो ये सारी चीजें हैं। एक चीज और यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट दी हुई है, जहां से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पर एक के लिखा हुआ है ना, 373 के का मतलब क्या होता है, के टेम्परेचर की यूनिट होती है। के टेम्परेचर की क्या होती है, यूनिट होती है, जिसको हम क्या पढ़ते हैं, केल्विन। टेम्परेचर की यूनिट जो होती है उसे हम क्या पढ़ते हैं, के, कैपिटल के को हम पढ़ते हैं केल्विन। टेम्परेचर की तो एक और यूनिट होती है, डिग्री सेंटीग्रेड, जिसका हमने सुन रखा है डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस, बोलो एक ही बात है ना। अब डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, ये भी टेम्परेचर की यूनिट होती है। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस है। किस चीज का डिफरेंस है वो समझ लो। तो डिफरेंस है कि ये जो केल्विन होती है,
ये केल्विन जब 273 केल्विन मेजर होगा, जब 273 केल्विन मेजर होगा, उस समय डिग्री सेंटीग्रेड कितना होगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। क्या होगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। मतलब केल्विन 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कितना आगे चल रहा है? 273 आगे चल रहा है। कौन? केल्विन। जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, सेंटीग्रेड में जब 0 होगा, तब केल्विन में कितना हो जाएगा? 273 हो जाएगा। तो जब डिग्री सेंटीग्रेड में 10 होगा तब केल्विन में कितना हो जाएगा? 273 में 10 और ऐड कर दो, 273 में 10 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 283 हो जाएगा, है ना? 283 केल्विन हो जाएगा। तो इस तरह से हम डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज कर सकते हैं। क्या हम केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। फिर उसके लिए क्या करोगे कि जितना भी केल्विन दिया हो, सपोज 373 केल्विन दिया, उसमें से अगर ये केल्विन आगे है तो हमें घटाना पड़ेगा। कितना आगे? 273 है, तो 273 को क्या कर दो? माइनस कर दो। तो डिग्री सेंटीग्रेड में कितना मिल जाएगा आपको? 100 डिग्री सेंटीग्रेड मिल जाएगा। याद रखना, केल्विन डिग्री सेंटीग्रेड से कितना आगे है? 273 आगे है ना? डिग्री सेंटीग्रेड से कितना आगे? 273 आगे है। जब डिग्री सेंटीग्रेड 0 था तब केल्विन कितना हो चुका था? 273 हो चुका था। तो जब डिग्री सेंटीग्रेड 10 होगा तब केल्विन कितना हो जाएगा? 283 हो जाएगा। अगर केल्विन 300 पर पहुंच गया, 300 केल्विन होगा, तो डिग्री सेंटीग्रेड कितना होगा? 300 में से 273 को क्या कर दो? माइनस कर दो। कर दोगे? कितना बचेगा? 7। यहाँ पर कितना बचा? 2। और यहाँ पर कितना बचा? 0, यानी कि 27 डिग्री बचेगा। आई बात समझ में? ओके। तो इस तरह से हम टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं? एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। टेम्परेचर की हमारे पास में 2 यूनिट है, डिग्री सेंटीग्रेड एंड के स्टैंड फॉर केल्विन। याद रखना, है ना? एक दूसरे को आपको चेंज करना आना चाहिए। ओके, आगे बात करेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। क्या आप प्रेशर चेंज कर? अच्छा, एक और चीज दी हुई है, सब्लिमेशन। एक वर्ड आया है यहाँ पर, सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर। सब्लिमेशन क्या होता है बेटा? कि जब भी हम सॉलिड को किस में कन्वर्ट कर दें? डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट कर दें। कोई चीज़ सॉलिड थी, उसको डायरेक्ट किस में कन्वर्ट कर दिया? गैस में कन्वर्ट कर दिया। वो क्या कहलाता है? सब्लिमेशन कहलाता है। वो प्रोसेस क्या कहलाती है? सब्लिमेशन कहलाती है। याद रखना, सब्लिमेशन क्या होता है? सॉलिड टर्न इनटू या कन्वर्ट इनटू डायरेक्टली गैसेस फॉर्म इज कॉल्ड सब्लिमेशन, है ना? कैम्फर का सब्लिमेशन यहाँ पर दिया हुआ है। कैम्फर मतलब आपका कपूर, है ना? कपूर को जैसे ही आप गर्म करते हो वो डायरेक्ट किस में बदल जाती है? वो डायरेक्ट बदल जाएगी आपके सॉलिड से गैसेस में। ठीक है? ओके। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। प्रेशर चेंज करके क्या हम किसी चीज को चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, है ना? हमारे पास में यहाँ पर एक कंटेनर है, उसके अंदर क्या है? गैस भरी हुई है। उस गैस को हम क्या कर रहे हैं? पिस्टन की मदद से, ये पिस्टन पूरी तरह से पैक है, यहाँ से कोई गैस साइड से नहीं निकलेगी। उस पिस्टन से उस गैस को हम क्या कर रहे हैं? कंप्रेस कर रहे हैं। गैस को हम क्या कर रहे हैं? कंप्रेस कर रहे हैं, मतलब दबा रहे हैं। जब भी आप गैस को कंप्रेस करोगे, हाई प्रेशर अप्लाई करोगे, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो प्रेशर को भी चेंज करके आप गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है? ओके, देखो यहाँ पर दिया हुआ है, अलग अलग स्टेट चेंज हुई है। सॉलिड से अगर लिक्विड हो रहा है, तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है? फ्यूजन कहलाती है। लिक्विड से सॉलिड अगर हो रहा है तो वो क्या कहलाती है? सॉलिडिफिकेशन कहलाती है। सॉलिड से लिक्विड होना फ्यूजन, लिक्विड से सॉलिड होना, देखो एरो के ध्यान देना, है ना? लिक्विड से सॉलिड की तरफ आना सॉलिडिफिकेशन, सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाना फ्यूजन, लिक्विड से गैस की तरफ जाना वेपराइजेशन, गैस से लिक्विड की तरफ जाना कंडेंसेशन, गैस से सॉलिड होना डिपोजिशन,
गैस से डायरेक्ट सॉलिड हो जाना डिपोजिशन, है ना। सॉलिड से डायरेक्ट गैस हो जाना सब्लिमेशन। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, स्टेट चेंज कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, स्टेट चेंज कर सकते हैं। इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट बोलते हैं इसे, है ना, कि स्टेट को हम क्या कर सकते हैं, इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो अलग अलग चीज दी हुई है। इवोपरेशन क्या कहलाता है, इवोपरेशन किसको बोलते हैं, कि लिक्विड था, लिक्विड को किस में कन्वर्ट कर देना, गैस में कन्वर्ट कर देना। लिक्विड को किस में कन्वर्ट कर देना, गैस में कन्वर्ट कर देना। देखो इवोपरेशन किसको बोलते हैं, इवोपरेशन या फिर वेपराइजेशन एक ही चीज है ना, कि लिक्विड था उससे क्या बना दिया आपने, गैस बना दिया, उससे क्या हुआ, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ओके। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डू वी ऑलवेज नीड हीट और चेंज प्रेशर ऑफ द changing the state of matter, can you quite some example for the everyday life where the change of the state of the liquid vapor take place without the liquid reaching, है ना। देखो इवोपरेशन और वेपराइजेशन में दो थोड़े से डिफरेंस होते हैं। इवोपरेशन किसको बोलते हैं, इवोपरेशन और वेपराइजेशन दोनों वैसे तो एक ही चीज है कि लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, इवोपरेशन, लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना ही वेपराइजेशन, पर दोनों में स्लाइटली डिफरेंस है। वो क्या है, देखो जनरली मान लो आप वाटर फील है आपका किसी भी एक कंटेनर के अंदर, ठीक है, इस वाटर के ऊपर नॉर्मल सनलाइट गिर रही है। नॉर्मल सनलाइट गिरने पर ये वाटर क्या होगा, धीरे 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 इस जो भी आपने कंटेनर लिया था इस कंटेनर से किस में कन्वर्ट होने लग जाएगा, गैस में कन्वर्ट होकर एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। क्या ये वाटर लिक्विड से गैस में गया, ऊपर उड़कर चला गया, तो क्या ये बॉईल हुआ, नहीं हुआ। क्या ये बॉईल हुआ, नहीं हुआ। यानी कि जब भी लिक्विड बिना बॉईल हुए, लिक्विड बिना बॉईल हुए गैस में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड बिना बॉईल हुए गैस में कन्वर्ट हो जाए, उसे हम बोलते हैं इवोपरेशन। उसे हम क्या बोलते हैं, इवोपरेशन। ठीक है, बिना बॉईल हुए किस में कन्वर्ट हो गया, वो गैस में कन्वर्ट हो गया, उसे हमने क्या बोला, इवोपरेशन। लेकिन जब इसी वाटर को आप एक बीकर में लेते और उसे ट्राइपॉड स्टैंड पर रखते और उस ट्राइपॉड स्टैंड के नीचे आप एक बर्नर जलाते और इस वाटर को आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते, ये बॉईल होने लग जाता और धीरे धीरे ये किस में कन्वर्ट होता, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता, उबलने लग जाता और फिर ये गैस में कन्वर्ट हो जाता। क्या अब ये बॉईल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे वेपराइजेशन। क्या बोलेंगे, वेपराइजेशन। आई बात समझ में, दोनों का मतलब एक ही होता है, लिक्विड से गैस आना। यहाँ भी लिक्विड से गैसियस में गया बट यहाँ बॉईल होकर गया है, यहाँ भी लिक्विड से गैस में गया बट यहाँ पर कोई बॉईल नहीं हुआ। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। ओके, आगे बात करें। ठीक है, देखो कुछ यूनिट दी हुई है, इसमें से इम्पोर्टेंट आपको जो चीज़ें याद रखनी है, कुछ यूनिट दी हुई है उनको आप अच्छे से याद रख लेना। टेम्परेचर, टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, केल्विन। सिंबल क्या होता है, के, जैसा कि हमने अभी देखा। लेंथ, लेंथ को मेजर हम किस में करते हैं, मीटर में, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। मास, किलोग्राम यानी केजी में मेजर करते हैं हम इसे, है ना, केजी में इसका सिंबल होता है। वेट न्यूटन में लिखते हैं, है ना, कैपिटल N लिखते हैं। वॉल्यूम को क्यूबिक सेंटीमीटर यानी कि मीटर का क्यूब लिखते हैं। डेंसिटी को किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर यानी कि केजी मीटर क्यूब इनवर्स, है ना, इसको क्या पढ़ते हैं, मीटर की पावर -3 को मीटर क्यूब इनवर्स पढ़ते हैं, है ना। प्रेशर, प्रेशर को पास्कल में नापते हैं और इसका जो सिंबल होता है वो कैपिटल P एंड स्मॉल a होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है। चैप्टर को अच्छे से समझा हमने। चैप्टर में सारी चीज़ों को, सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे, बहुत टफ नहीं था चैप्टर, है ना। जितनी भी चीज़ें थी अच्छे से हमने इन्हें समझ ली है। यहाँ पर हम चैप्टर को फिनिश करेंगे, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अगर वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया हो
तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।